प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। ठीक है, हमने पीछे जब किया तो वो शब्द किया, वर्ण किया और आज हम करेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है बेटा? जो वाक्य होता है वो शब्दों के मेल से बनता है। जो वर्ण होते हैं वो किसके मेल से बनते हैं? वर्ण किसी के मेल से न बन के वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है ना। और वर्णों का ही सार्थक और व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखो बेटा, जब तक आप क्या नहीं जानते हो कि वाक्य क्या है, शब्द क्या है या फिर आपकी वर्ण क्या होते हैं, तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे? हिंदी व्याकरण को अच्छे से नहीं सीख पाते हो। तो बेटा जो वाक्य होता है वो क्या होता है? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब कहोगे कि सार्थक क्या होता है और व्यवस्थित क्या होता है? व्यवस्थित जो एक व्यवस्थित क्रम में आए और सार्थक जो अर्थ के साथ आए। एक आप बोलते हो चाय खाई, ठीक है, ये क्या है? सार्थक नहीं है, नहीं है ना सार्थक, और व्यवस्थित भी नहीं है, क्योंकि चाय कभी खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है ना। तो इसमें क्या हो गया? ये योग्यता ही नहीं रखता वाक्य होने की। यदि आप खाई लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका वाक्य? वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे हम लिखें, क्या लिखे बेटा? जैसे हम क्या लिखे? हमने एक वाक्य लिखा, राम पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, क्या लिखा? राम पत्र पढ़ रहा है। तो बेटा जो राम है क्या है? करता है ना, करता है। फिर हमारा पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। और फिर हमारा पढ़ रहा है क्या हो गया बेटा? पढ़ना हमारी क्रिया है और जो रहा है वो हमारी संयुक्त और सहायक क्रियाएं हैं, है ना। तो यही तो होता है, एक जो सिस्टमैटिक तरीके से या व्यवस्थित तरीके से जो आता है वो यही हमारा वाक्य कहलाता है। और जो सार्थक होता है अर्थपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई राम जो है वो पत्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। और जो वाक्य होता है बेटा, कई बार पेपर में आपसे पूछा भी गया है, क्या? वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। आपसे पेपर में पूछा भी गया है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग हमारे होते हैं। कौन से कौन से? पहला होता है हमारा उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा विधेय। ये वाक्य के क्या होते हैं? अंग होते हैं। कई बार आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, और कुछ न पूछ करके ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वाक्य का उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय होते क्या हैं। और ये किसके अंग हैं बेटा? ये हमारे वाक्य के अंग हैं। जो उद्देश्य होता है वो कौन होता है? कार्य को करने वाला कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता, ठीक है, ये क्या होता है? ये वाक्य का हमारा उद्देश्य होता है। क्योंकि जो कार्य करने वाला होता है वो कौन है? वो कर्ता है। और कर्ता को ही क्या बोला जाता है? वाक्य का उद्देश्य बोला जाता है। अब आता है विधेय क्या होता है। तो विधेय क्या है? कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए, या फिर क्या कह सकते हो?
कर्ता के बारे में बताने वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे विधेय। ठीक है, तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उन्हें क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। अब एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कैसे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, राम पत्र पढ़ता है या पढ़ रहा है, कुछ भी लिख सकते हो, पढ़ रहा है लिख सकते हो, पढ़ता है लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या कहता है बेटा? राम पत्र पढ़ता है, तो राम कौन है? कर्ता है। थोड़ी देर पहले भी बताया था कर्ता है ना, तो कर्ता कौन है? कार्य को करने वाला कौन है? हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो गया? राम हमारा क्या बन गया बेटा? उद्देश्य बन गया। तो जो भी कार्य करने वाला है कर्ता, वो कौन होता है? वो उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है? पत्र पढ़ने का काम कर रहा है। इसलिए पत्र पढ़ना किसके बारे में बताया गया है? कर्ता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? हमारा विधेय हो जाता है, विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय का पता चला। पेपर में क्या किया जाता है? एग्जामिनर आपको ऐसे ही एक वाक्य दे देता है और यहाँ पर या तो राम को क्या कर देता है? रेखांकित कर देता है, रेखा खींच देता है उसके नीचे, और कहता है कि निम्न में से रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन में मिलेगा उद्देश्य है, विधेय है, कर्ता है, उपरोक्त तीनों है। तो कर्ता तो ये है ही, ये तो साधारण सा दिख रहा है। तो वो क्या पूछना चाहता है? वो पूछना चाहता है कि राम उद्देश्य है या विधेय है। समझ में आया? तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कार्य को करने वाला होता है, विधेय जो कार्य को करने वाले कर्ता के लिए जो कुछ भी बताया जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखो बेटा, छोटा सा टॉपिक है वाक्य का, परंतु इसी में यहाँ हमारे दो प्रश्न यहाँ पे बन जाते, तीन वाक्य। सबसे पहले वाक्य का अर्थ, फिर वाक्य के अंग कितने होते हैं, फिर उद्देश्य क्या है, और फिर विधेय क्या है। नेक्स्ट जो आता है, यहीं पर जो वाक्य होता है उसमें कुछ तत्व भी होते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 6 तत्व होते हैं। जब भी आप वाक्य को लिखते हो तो इन 6 तत्वों का होना उसमें आवश्यक होता है, अन्यथा हमारा जो वाक्य होता है वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो कौन से? पहले होता है हमारा सार्थकता। ठीक है, दूसरा होता है हमारा योग्यता, तीसरा होता है हमारा आकांक्षा, और चौथा होता है हमारा निकटता, और पांचवा है हमारा पदक्रम, और छठा है हमारा अन्वय। ठीक है, बस आपको ये 6 के 6 याद रखने बेटा। और ये मैं बताती हूँ कि ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले है सार्थकता, मतलब जब भी आप वाक्य लिखते हो तो वो क्या होना चाहिए? वो आपका अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण यदि वाक्य नहीं होगा, सार्थक यदि वाक्य नहीं होगा, तो उसको आप वाक्य नहीं कह सकते हो। कोई भी उदाहरण ले सकते हो, जब भी आप लिखते हो तो कोई भी उदाहरण इसमें आप ले सकते हो। उदाहरण भी देती हूँ बाद में, एक बार पहले देखते हैं। फिर आता है योग्यता। अब योग्यता क्या होता है? जब भी वाक्य को लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसमें जो आप बताना चाहते हो वो सही तरीके से आप उसमें बता सकते, मतलब वाक्य होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था चाय खाई, तो वाक्य होने की योग्यता ही नहीं रखता, क्योंकि चाय कभी भी खाई नहीं जाती, पी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है आपका इच्छा। ठीक है, इच्छा कैसी? इच्छा होती है बेटा, जब भी आप वाक्य को बोलते हो या लिखते हो तो उस वाक्य में क्या होना चाहिए? तो उस वाक्य में आपकी इच्छा को शांत करने की क्षमता होनी चाहिए, या आपकी इच्छा को बढ़ाने की जो जिज्ञासा होती है वो उस वाक्य में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका निकटता। जब भी आप वाक्य को लिखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, एक निकट क्रम आपका इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पदक्रम। पदक्रम क्या होता है बेटा? जब भी आप वाक्य को लिखते हो तो उसमें एक क्रम निर्धारित रहता है, कर्ता, कर्म और क्या?
क्रिया। तो ये जो पद कर्म होता है तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाए, फिर कर्म लिखा जाए और फिर आपकी क्रिया आए, तो ये आपका क्या है, एक कर्म से वाक्य लिखा जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका अन्वय। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है बेटा मेल। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या होना चाहिए वाक्य में? एक मेल होना चाहिए। अब कहोगे कि मैडम आप इसका कोई उदाहरण दीजिए, क्योंकि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये होता क्या है, परंतु हम पहचाने कैसे कि उसमें वो तत्व मौजूद है या नहीं है। सबसे पहले है सार्थकता। जब भी आप वाक्य लिखते हो तो वो हमारा अर्थपूर्ण होना चाहिए। एक तो आप कोई भी वाक्य लिख दो तो वो क्या होता है, अर्थपूर्ण ना हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आपने कहा वह खाना खा रहा है, ठीक है, ये क्या है, अर्थपूर्ण है। हमारा वाक्य कैसा है, ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये भाई कोई सर्वनाम है, वह मतलब किसी और के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है कि भाई वह खाना खा रहा है, मतलब अर्थ बता रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है। फिर हमने कहा कि वह खाना, अब यहाँ पर योग्यता कैसे होनी चाहिए, तो हमारा सही वाक्य है, परंतु इसकी जगह हमने क्या कर दिया, वह खाना पी रहा है। तो खाना कभी पिया जाता है? नहीं पिया जाता ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योग्यता के आधार पर सही नहीं रहेगा। तो योग्यता के आधार पर सही कैसे रहेगा, जब यहाँ पर खा लिखा जाए तभी ये क्या है, ये सही तरीके से योग्यता है। तो जो खाने की चीज है वो खाने के लिए प्रयोग हो, जो पीने की है उसके लिए वाक्य में प्रयोग करते समय पीने का प्रयोग हो, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी योग्यता हो जाएगी। अब क्या है, यदि हमने कहा कि वह कल आएगा, ठीक है, तो क्या है, इससे हमारी एक तो जिज्ञासा बढ़ जाती है कि भी वो आएगा, आकांक्षा मतलब इच्छा, जानने की इच्छा हो जाती है भी कौन आएगा। तो जब भी वाक्य लिखा जाए या तो आपकी इच्छा शांत करने वाला हो या आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला हो। ऐसा वाक्य कभी नहीं होना चाहिए जो आपकी इच्छा जाहिर ही ना होने दे या बढ़ने ना दे या फिर आपकी इच्छा को शांत ना करे। तो वाक्य जब भी लिखा जाता है तो कैसा लिखोगे, जो आपकी इच्छा को शांत करने वाला हो या आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला हो। साथ में आता है निकटता। निकटता का अर्थ होता है बेटा समीप। अब समीप कैसे होता है, अब इसी वाक्य को या इस वाक्य को ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पे लिखा, एक हमने यहाँ पर लिखा और एक हमने यहाँ पर लिखा। ये क्रम कैसा हो गया, बड़ा ही दूरी का क्रम हो गया, है ना। तो ये निकटता का क्रम हमारा नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वह कल आएगा। तो तीन क्या हो गए, ये वाक्य न बन करके तीन शब्द बन जाते हैं। और जब तक वाक्य में निकटता नहीं होगी तब तक क्या रहेगा बेटा, तब तक आपका वो वाक्य क्या नहीं होगा, कंप्लीट या जो एक शुद्ध वाक्य आप उसको नहीं कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका पदक्रम। पदक्रम में मैंने आपको बताया कर्ता, कर्म और क्या क्रिया हमारी होनी चाहिए। बाद में तो चाहे सहायक क्रिया लगे चाहे आपकी संयुक्त क्रिया लगे, परंतु क्या होना चाहिए, जो कर्ता है उसमें क्या रहे, कर्ता, कर्म और क्रिया का जो पदक्रम रहता है वो हमारा रहना चाहिए। परंतु यदि आपके पीछे सहायक क्रिया लगती है तो वो लग सकती है। आपकी यदि संयुक्त क्रिया आप लगाना चाहते हो, एक से अधिक यदि क्रियाएं लगाते हो तो संयुक्त क्रिया भी यहाँ पर लगा सकते हो, परंतु जो आगे का क्रम रहता है वो कर्ता और कर्म का ही रहता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह हमारा क्या है, कर्ता है। खाना हमारा क्या है, क्योंकि कर्म तो खाने पे हो रहा है ना, तो कर्म हमारा खाने पे हो रहा है। साथ में ही क्या हो रहा है, खा रहा है। ये क्या है, हमारी क्रिया है। और साथ में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है, साथ में हमारी सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखोगे, पदक्रम भी सही रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है बेटा मेल। अब मेल किस चीज का हो, यदि हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हमने कर दिया होता कि सीता खाना खा रहा है, तो ये क्या हो जाता, अन्वय की दृष्टि से क्या अशुद्ध वाक्य बन जाता, क्योंकि अन्वय क्या कहता है, लिंग, वचन और कारक का क्या रहना चाहिए, मेल रहना चाहिए। अर्थात जो आगे लिंग प्रयोग किया गया है वही स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, पीछे भी उसी शब्द का प्रयोग हमें करना है। तो क्या लिखोगे, सीता खाना
खा रही है, क्योंकि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो पीछे भी क्या करना है, हमें स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना है। तो ये क्या हो जाता है हमारा अन्वय। तो ये 6 तत्व किसके हैं, हमारे वाक्य के हैं। और बेटा ये आप कभी भी नहीं पढ़ते हो, और एग्जामिनर इसी का लाभ उठाते हुए क्या करता है, कई बार आपसे पूछता है वाक्य के तत्व कितने होते हैं, जो हमने ऊपर बताया है कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, फिर आपको इन्हीं में से कोई 3 वाक्य देता है, और चौथा हमारा ऑप्शन होता है या तो उपरोक्त सभी होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। और पूछता क्या है, निम्न में से वाक्य का तत्व कौन सा है, 2 अंग दे दे और एक आपको तत्व दे दे। ठीक है, इनके नाम भी आपको ध्यान होने जरूरी हैं। और हाँ, यदि आपको ये पता कि अर्थपूर्ण भी होना चाहिए, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, आकांक्षा भी होनी चाहिए, निकटता भी रहनी चाहिए, पदक्रम भी सही होना चाहिए, और अन्वय के रूप से भी वाक्य सही होना चाहिए, तो कभी भी जब आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य में पूछा जाता है कि निम्न को शुद्ध वाक्य में लिखिए या निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आप उसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे यदि आपको इन तत्वों का ज्ञान है तो। नेक्स्ट हमारा आता है वाक्य के प्रकार। अभी तक हमने किया है वाक्य के अंग और वाक्य के तत्व। कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये मैडम इतना डीपली क्यों करवा रही हैं, तो बेटा देखो डीपली कुछ नहीं होता है। जो HSSC है उसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि व्याकरण का ये सिलेबस हमारा नहीं दिया जाएगा। तो व्याकरण का कोई भी सिलेबस है वो सारा का सारा हमारा आ सकता है। तो उसमें से आपको देखना है कि आपका कोई भी टॉपिक वीक ना रहे, कमजोर ना रहे, ताकि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको वो आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। अब बेटा वाक्य के प्रकार एक बार जो हमारा HSSC का एग्जाम हुआ, पिछली कक्षाओं में जो हुए हैं, पिछले जो हमारे एग्जाम हुए आप उनको उठा करके देख सकते हो। तो उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि जो वाक्य है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो वहां पर आपके प्रकार डाले गए थे 3, 4, 6 और 8। और आप क्या पढ़ के चले जाते हो कि वाक्य हमारे 3 ही होते हैं, है ना। परंतु बेटा वाक्य हमारा 2 आधार पर बांटा जाता है, जिसमें हमारे वाक्य के प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन सा कौन सा? सबसे पहले है सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। तो ये 3 प्रकार किसके आधार पे हैं? जब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि वाक्य जो है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तब हमारा वाक्य 3 प्रकार का होता है। और कौन सा? सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब देखते हैं कैसे। एक बार के एग्जाम में ये भी पूछा गया था, क्या जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, विधेय होता है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। और एग्जाम में क्या पूछा गया था? एग्जाम में पूछा गया था बेटा कि जिन वाक्यों में
एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वे कौन से वाक्य होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर आपसे सीधा प्रश्न पूछ करके आपको उत्तर दे देता है और उत्तर के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछना चाहता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, चाहे वो प्रश्न पूछे चाहे वो उत्तर पूछे, आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए। एक उद्देश्य और एक विधेय जिन वाक्यों में होता है वो कौन से वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, बड़े ही साधारण से वाक्य होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसीलिए बताया था क्योंकि जो वाक्य के अंग हैं उन्हीं के आधार पर आप वाक्य को अच्छे से पहचान सकते हो। अब देखेंगे उदाहरण के साथ। अब फिर वही उदाहरण ले रही हूं, राम पत्र पढ़ता है। अब राम क्या था, करता था, है ना, एक ही है ना। फिर इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो क्या था, विधेय था, ये भी तो एक ही है। तो क्या कहते हैं, भी एक उद्देश्य और एक विधेय हो, ये क्या है, विधेय है, और ये क्या है, उद्देश्य है। तो कहता है कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वो क्या होता है, तो वो हमारा सरल वाक्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है, कई बार क्या किया जाता है, कर्ता एक होता है, क्रियाएं दो दे दी जाती हैं और आप उसको देखते ही क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि भी मैडम ने तो बताया था कि एक उद्देश्य और एक विधेय होना है, परंतु बेटा वो संयुक्त का रूप होते हुए भी क्या होते हैं, सरल वाक्य ही कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, इसको साफ कर देती हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरल वाक्य की एक बार उदाहरण देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है, जैसे कहा कि राम खेल कर पढ़ता है। अब इस तरह के वाक्यों में भी क्या होता है बेटा, इस तरह के वाक्यों में भी आपका जो सरल वाक्य है वही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि बेटा जो राम है वो क्या है, वो करता है, और साथ में क्या, जो खेलकर पढ़ता है, ये क्या, ये उसकी दो क्रियाएं हैं, परंतु कर कौन रहा है, राम ही कर रहा है, ठीक है। और किसी भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए कार्य जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। राम क्या है, करता है, और करता कौन है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो हमारा ये हो जाता है ना। अब यहाँ पर क्या कहा गया, खेल कर पढ़ता है। तो बेटा ये मैं आपको बता दूं, चाहे क्रिया एक हो चाहे क्रिया दो हो, यदि वाक्य इस तरह से भी आता है तो हमारा क्या होता है, सरल वाक्य ही वो कहलाता है। लगभग बच्चे इसको देखते हैं कि भी खेल कर पढ़ता है मतलब दो काम हो रहे हैं, तो दो काम हो रहे हैं मतलब संयुक्त वाक्य। तो बेटा यहाँ पर संयुक्त वाक्य हमारा नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ पर क्या किया जाए, राम और श्याम खेलने गए, ठीक है, राम और श्याम खेलने गए। अब यहां पर क्या है, राम और श्याम दो उद्देश्य हो गए हमारे, क्योंकि कर्ता दो हैं। लेकिन इस तरह के वाक्यों में भी क्या है बेटा, इस तरह के वाक्यों में भी हमारा क्या रहता है, सरल वाक्य ही रहता है। फिर दोहरा रही हूं, चाहे आपका कर्ता एक है या क्रियाएं दो हैं, चाहे आपके कर्ता दो हैं या क्रियाएं एक है, तो भी आपका क्या रहेगा, सरल वाक्य ही वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं, क्योंकि सरल वाक्य को मैं आपको अच्छे से इसलिए समझाना चाहती हूं ताकि जब कभी भी पूछा जाए, दो ही टाइप से ये पूछा जाता। पहला तो एक जो सरल वाक्य होता है उसका सिंपली एक कर्ता दे दिया जाता है और साधारण सी एक क्रिया दे दी जाती है, और दूसरा जो होता है बेटा वो कैसे पूछा जाता है, दूसरा एक कर्ता होता है और उसके साथ दो क्रियाएं आपकी दे दी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह खेल कर सो गया। अब देखो यहां पर भी क्या लग रहा है हमें कि भी वह मतलब कर्ता तो एक है, परंतु काम क्या किए उसने, खेलने का भी किया और सोने का भी किया। तो खेल कर सो गया मतलब यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई, परंतु बात वही है कि भले ही कर्ता एक है, जब तक इसके साथ कोई योजक शब्द प्रयोग नहीं किया गया है तब तक ये वाक्य हमारे क्या रहते हैं,
ये हमारे सरल वाक्य में ही प्रयोग किए जाते हैं और वही हमारा तर्क संगत रहता है। तो आप यदि एक कर्ता के साथ दो क्रियाएं हैं या दो कर्ता के साथ एक क्रिया है, किसी भी प्रकार वाक्य आता है तो आप उसको क्या करोगे, सरल वाक्य में ही बदलोगे या सरल वाक्य ही उस पर टिक करके आओगे। ठीक है, तो सरल वाक्य में एक कर्ता और एक हमारा जो विधेय रहता है, एक उद्देश्य और एक हमारा विधेय रहता है। परंतु कई बार क्या आता है, एक कर्ता के साथ दो क्रियाएं या दो कर्ताओं के साथ एक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है, तब भी हमारा सरल वाक्य ही रहता है। तो बेटा आप इसको करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। अपनी हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बेटा हमारा जो पिछली कक्षा में हमने टॉपिक किया था वो था वाक्य। ठीक है, हमने उसमें वाक्य के अंग पढ़े और हमने वाक्य के तत्वों को जाना और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है उसमें से हमने सरल वाक्य को जाना। नेक्स्ट हम जानते हैं संयुक्त वाक्य, जो दूसरा प्रकार है किसके आधार पर, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो जो पहला प्रकार है सरल वाक्य वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जो संयुक्त वाक्य होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में, देखो परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है कि जिन वाक्यों में क्या हो, एक जो हमारा वाक्य है वो दूसरे वाक्य के साथ किसके साथ है, समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जब जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में दो वाक्य, एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य एक दूसरे के साथ समुच्चय बोधक शब्दों के साथ जुड़ा रहता है तो वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में एक उदाहरण देखा था, उसी को हम दोहराते हैं। जैसे वह खाकर सो गया, खाकर सो गया, ये क्या है हमारा, ये है हम बेटा हमारा सरल वाक्य। क्या है ये, सरल वाक्य। अब देखोगे कि संयुक्त वाक्य कैसे मिलेंगे, क्योंकि संयुक्त और मिश्रित में आप बहुत पजल हो जाते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, संयुक्त वाक्य आपका समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा रहता है। और समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, और, तथा, एवं, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनसे जुड़ता है। और एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ये आपको वाक्य दे दिया और इसको कहता है कि आप सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए या बदलिए। अब इसको बदलना है तो कैसे बदलोगे, अब वह का जो सर्वनाम होता है तो क्या कहोगे, वैसे तो उसे होता है, परंतु वह खाकर सो गया तो क्या लिखना है, उसने खाया और सो गया। लो भाई बन गया क्या, संयुक्त वाक्य। कैसे बना, अब वह क्या है, सर्वनाम है, और जब हम इसको बहुवचन में लेकर के जाते हैं या बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, उसने भी कर देते हैं। जब हम इसका रूप परिवर्तित करते हैं सर्वनाम में बदलते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, उसने खाया और सो गया। जैसे यहाँ पर कहा जाए राम पढ़कर खाना खाता है, इसको आप किस में बदलिए, ये तो क्या है हमारा सरल वाक्य है। अब देखो इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, क्या, दोनों जो वाक्य मिलेंगे आपको, दोनों ही वाक्य क्या रहेंगे, सरल रहेंगे। दो सरल वाक्य एक दूसरे के साथ किससे, समुच्चय बोधक अव्ययों से, और समुच्चय बोधक अव्यय कौन से, और, तथा, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु जो भी आते हैं उनसे जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, राम पढ़कर खाना खाता है तो क्या लिखोगे, राम पढ़कर खाना खाता है, राम पढ़ा, राम ने पढ़ा, पढ़ा नहीं, राम पढ़ता है और खाना खाता है।
देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा ही, जैसे अभी मेरा भी दिमाग से निकल गया था, जब भी आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, तब क्या देखो, यदि आपका वाक्य वर्तमान काल में है तो वर्तमान में लिखो, भूतकाल में है तो भूतकाल में लिखो, और भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल में लिखो। ये बहुत ज़रूरी है। तो राम पढ़ता है और खाना खाता है, यहाँ पर क्या था, राम पढ़कर खाना खाता है, राम पढ़ता है और खाना खाता है, किससे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, दो वाक्य हो गए, राम पढ़ता है और राम खाता है, दो वाक्य बन गए हमारे। तो ये कैसा होगा, ये रहेगा बेटा इसी प्रकार, जैसे अब आपको कोई कहे कि वह सुबह गया शाम को आ गया, सुबह गया शाम को आ गया, तो क्या लिखोगे, वह सुबह गया और क्या, और शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, है ना। और वाक्य क्या था सरल में, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। अब यहाँ पर क्या कह दिया, वह सुबह गया और किसे जोड़ दिया, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया, और आगे क्या कह दिया, शाम को लौट आया। तो दो वाक्य मिले, किससे मिले, और शब्द से मिले। तो ये क्या होंगे हमारे संयुक्त वाक्य। फिर से दोहरा रही हूँ, जब भी आप संयुक्त वाक्य करते हो, पहली सबसे बड़ी पहचान होती है कि समुच्चय बोधक अवयवों से मिले होते हैं, जुड़े रहते हैं। दूसरी जो पहचान होती है, दोनों ही तरफ जो होता है आपका सरल वाक्य होता है, दो जो वाक्य जुड़े होंगे वो सरल वाक्य होंगे। और जो तीसरी पहचान होती है हमारी, क्या करोगे, जिस वाक्य को आपने वर्तमान काल में बदलना है तो उसको वर्तमान काल में ही रखना है, उसका आप क्या है, समय नहीं बदल सकते हो। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया परंतु क्या नहीं हुआ, किया परंतु सफलता उसको नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता उसको नहीं मिली। ये हमने क्या किया, संयुक्त वाक्यों को किया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्रित वाक्य जो होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, ये है तीसरा प्रकार हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य तो क्या लिखोगे, इसमें लिखना नहीं, फिर वही समझना है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और दूसरा क्या आश्रित उपवाक्य होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। और जो तीसरी पहचान क्या कहता है, ये पहली पहचान क्या है इसकी, एक प्रधान वाक्य और दूसरा क्या, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उपवाक्य होता है। तो क्या कहोगे, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है, ये किससे, जैसे वैसे, यहाँ वहाँ, और क्या हो सकता है, जिसका उसका, और क्या, यदि तो। ये बेटा कैसे शब्द हैं, ये जैसे वैसे, यहाँ वहाँ, जिसका उसका, यदि तो आदि शब्दों से मिलकर बनते हैं। जब भी आपका मिश्रित वाक्य मिलेगा तो संभव ही नहीं है कि ये आपको ना मिले। लेकिन कई बार क्या होता है, उपरोक्त कथन किसी और के द्वारा कह दिया जाता है, उनमें भी आपका क्या रहता है, मिश्रित वाक्य रहता है। एक बार उदाहरण के जरिए हम जानेंगे, ठीक है। देखोगे पहले क्या कहा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। अब यहां पर क्या है भाई, कंडीशन है, शर्त है
कैसी शर्त है? जो पहला है वो प्रधान वाक्य है। प्रधान क्या है? वर्षा का होना है भाई। यदि भविष्य में वर्षा नहीं हुई तो क्या आश्रित है? फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर है? वर्षा के होने पे निर्भर है। इसलिए यहाँ पर क्या है? मिश्रित वाक्य है। साथ में ही क्या आता है? जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा, जैसे ही सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा। वैसे ही, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ? वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब क्या कहा कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। कुहासा क्या होता है? धुंध होती है भाई। सर्दियों में क्या होता है? सूर्य नहीं निकलता है तो लंबे टाइम तक जो धुंध होती है वो पड़ती रहती है, परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे ही सूर्योदय आता है, वैसे ही क्या चला जाता है? धुंध चली जाती है। तो सूर्योदय का उदय होना क्या है? प्रधान वाक्य है भाई, प्रधान वाक्य। ठीक है, अब समझ में आया अंतर? संयुक्त में और मिश्रित में क्या अंतर है? संयुक्त में केवल और केवल दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्रित में एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, तीसरा वो शर्तों पे निर्भर करता है, चौथा जो उसमें समुच्चय बोधक अवयव होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भरता जताते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी आप अपने पेपर में मिश्रित वाक्य को पहचानने में या संयुक्त वाक्य को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। तो वैसे ही कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, इसी में जो आपकी क्या आती हैं लोकोक्तियां, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब जिसमें ताकत है, सिक्का तो उसी का चलता है ना, तो इस तरह के भी शब्द प्रयोग करते हो। या फिर कैसे शब्द? जो ही या जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही क्या हो गया? वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। तो जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए वैसे ही बच्चे क्या हो गए? खड़े हो गए। तो जैसे वैसे पहली पहचान, और दूसरी पहचान प्रधान वाक्य क्या है? शिक्षक का आना, और तीसरी पहचान बच्चों का खड़ा होना, क्योंकि वो उस पे क्या है? आश्रित है। देखो बेटा, होते तो जैसे वैसे भी हमारे क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द ही हैं, परंतु ये कैसे हैं? ये एक दूसरे पर निर्भरता को प्रकट करते हैं। सरल वाक्य इसमें नहीं होते, इसमें एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उस पे आश्रित होता है। इसी प्रकार क्या हो सकता है? यदि परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। ठीक है, अवश्य मिलती। क्या कहता है कि भाई यदि परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। तो पहला तो क्या है? यदि और तो को पहचान लो। दूसरा क्या है? परिश्रम करना क्या है? प्रधानता है, क्योंकि सबको पता भी मेहनत नहीं करोगे तो सफल होना क्या है? बड़ा मुश्किल है ना। तो ये क्या है? ये सफलता का पाना किस पे निर्भर करता है? परिश्रम करने पे निर्भर करता है। इसलिए क्या है हमारा ये वाक्य? मिश्रित वाक्य है। ये तो आते बेटा सिंपली जो आपसे पूछे जाते हैं। एक जो आता है आपका, उसमें किसी भी महापुरुष की कोई पंक्ति बोल दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? पहचान रखनी है। जैसे क्या कहा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार का वाक्य आपका शुरू हुआ तो वो भी क्या होता है? मिश्रित वाक्य। जब कोई महापुरुष की बात कही हुई है और वो हम जो की तो बताते हैं तो उसमें क्या हमारा? मिश्रित वाक्य। तो क्या कहा है महात्मा गांधी जी ने? महात्मा गांधी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो।
है ना। ये एक लाइन आ गई हमारी। बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भाई क्या, सदा सत्य बोलो। तो ये क्या हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। तो इसी प्रकार हो सकता है आपका, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब क्या है कि इस प्रकार का भी यदि कोई वाक्य शुरू होता है जिसमें क्या ये बताया जाए कि भी ऐसा हुआ है कि, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शब्द, क्योंकि ये जो सदा सत्य बोलो ये कौन कह रहा है, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। तो प्रधानता किसकी है, महात्मा गांधी की है, क्योंकि सत्य बोलना निर्भर किस पे करता है, महात्मा गांधी के कहने पर करता है इस वाक्य में। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो ये हमने किए रचना के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। वो नाम से ही आपके प्रकट हो जाते हैं, बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है, अभी कर देते हैं। देखोगे जो अर्थ के आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, वाक्य भेद, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है वो 8 प्रकार का होता है, ठीक है। ध्यान रखोगे कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है वो कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। अब 8 प्रकार का जो वाक्य है उसमें जो एक वाक्य होता है विधानवाचक। कौन सा वाक्य है, विधानवाचक। सबसे पहले विधानवाचक, अलग अलग नहीं लिखवा रही, साथ साथ बताती चलूंगी। विधानवाचक, विधानवाचक। अब देखो एक तो होता है विधानवाचक, ये किसके जैसा होता है, ये सरल वाक्य के जैसा होता है। परंतु अंतर क्या होता है, देखो जो एग्जामिनर होता है बेटा वो आपसे जब प्रश्न पूछता है तो वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि जब भी आपको दिया जाए, अब यहाँ पे दिया सूर्य पूर्व दिशा में, पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो देखो बेटा जो विधानवाचक वाक्य होता है उसमें क्या रहता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना या करना सरलता से हमें पता चले तो वो क्या है, विधानवाचक है, पहली परिभाषा। दूसरी क्या होती है, विधानवाचक नाम से ही पता है कि विधि के अनुसार यदि कोई प्रकृति की सच्चाई है, कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल सत्य जाहिर होती है, या कोई ईमानदारी की कोई बात आती है तो वो कहाँ, वो भी हमारा विधानवाचक में। तो वैसे तो आप देख के कहोगे मैडम सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये तो सरल वाक्य हो गया। हाँ सरल वाक्य भी है, परंतु कब है, जब आपका सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य ऑप्शन में दिया गया तो ये सरल है। जब भी एग्जामिनर पूछेगा यदि इसमें सरल और विधानवाचक दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप किसके साथ जाओगे, विधानवाचक के साथ जाओगे, क्योंकि क्या है, प्रकृति की सच्चाई है भाई, सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, तो एक तरह से सच्चाई बता रहा है। क्या कहते हैं, सत्संग करो, सदाचारी बनो, सदाचारी बनो। तो ये भी एक सच्चाई है। यदि सत्संगति में जाते हो, सत्संग करते हो, सच्चाई के साथ रहते हो तो क्या बनते हो, सदाचारी बनते हो। तो कौन सा वाक्य है, विधानवाचक है, या विधिवाचक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि जब या तो कोई प्रकृति की सच्चाई आए, एक यहाँ पर कहा गया राम सो गया, अब ये क्या है, किसी काम का साधारण रूप से हमें होने का पता चल रहा है। तो इस तरह के वाक्यों में भी या तो जिसमें सरलता से हमें किसी कार्य के होने का ज्ञान हो, या फिर प्रकृति की सच्चाई आए, या कोई ऐसी बात जो बिल्कुल सत्य हो, प्रकृति की ना हो परंतु सत्य हो, तो सत्यता का बोध कराए, तो वो क्या होते हैं, विधिवाचक। मतलब विधि के अनुरूप जो वाक्य चलते वो क्या कहलाते हैं, विधानवाचक वाक्य। तो एक बार इसको देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, इसी में यदि आप कहो तो इसमें और क्या हो सकता है। देखो सूर्य क्या करता है, हमें सारा दिन रोशनी भी देता है, साथ में क्या देता है, गर्मी भी देता है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए सूर्य गर्मी देता है, ठीक है, क्या पूछा गया, सूर्य गर्मी देता है, निम्न वाक्य में
कौन सा वाक्य होगा? देखो बेटा, सरल भी है, विधानवाचक भी है, दोनों ऑप्शन में है तो विधानवाचक के साथ जाना है, विधानवाचक ऑप्शन में नहीं है तो सरल के साथ जाना है, और दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ आपको जाना है। तो क्या है? प्रकृति की सच्चाई है, क्योंकि सूर्य गर्मी वास्तव में देता है, तो इसलिए क्या है? सूर्य गर्मी देता है हमारा विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट जो आता है हमारा दूसरा प्रकार, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ये क्या होगा? निषेधवाचक। निषेधवाचक। अब नाम से भी पता चल रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव जब आया थी, मतलब किसी काम को न करने का भाव जहां पर प्रकट होता है, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? वो कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। अब यदि आप कहो मैंने खाना नहीं खाया, अब ये क्या हो गया? निषेधवाचक, मतलब नहीं खाया, नकारात्मकता बता दी भी मैंने नहीं खाया। या आप कहो मैं पढ़ाई नहीं करता, मतलब आपने कह दिया भी मैं आज पढ़ाई नहीं करता, या मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, या मैंने दूध नहीं पिया। मतलब जहां पर क्या नकारात्मकता का भाव जहां पर आपको मिलता है, वहां आपका कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेध मतलब किसी भी तरह की न करने का भाव जहां आपको जताया जाए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, अब नाम से ही पता चल रहा है, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न पूछने का बोध हो। ये आप नाम से भी बता देते हो, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बाकी निषेध का भी नाम से पता चल जाता है, और प्रश्नवाचक का प्रश्न पूछा जाता है, और साथ में क्या होता है इसके? ये निशान आपको अंतिम, जब जो शब्द होता है उसके अंत में मिलता है, वाक्य के अंत में आपको ये निशान मिलता है, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो क्या? कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि जो शब्द होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में क्या? प्रश्न पूछने का बोध जिन वाक्यों से होता है तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यदि आपसे कोई कहे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रश्न हो गया। तो इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। पहली बात तो प्रश्न पूछा जाएगा, कब, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या खाओगे, कितना खाओगे, ठीक है। तो इस तरह के, या फिर तुम कौन हो, इस तरह के जब शब्द आपके आए, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे। तो ये कौन सा प्रकार किया हमने? तीसरा प्रकार किया। नेक्स्ट आता है हमारा आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक में कौन सा आता है? ये है हमारा चौथा प्रकार। और किसके आधार पर? ये है बेटा हमारा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। क्या है? आज्ञावाचक। अब नाम से भी पता चल रहा है क्या कि कहीं ना कहीं आज्ञा दी जाएगी। अब आज्ञा किस चीज की होती है? आज्ञा होती है बेटा आपकी जब कोई आपको आदेश दे। एक तो आपकी दी जाती है थोड़ा सा विनम्रता के साथ आज्ञा, और एक आपको दी जाती है थोड़ा सा किसके साथ? कठोरता के साथ आज्ञा। अब कोई आपको कहे, क्या कहे कि भी जहां पर आज्ञा या प्रार्थना का भाव प्रकट हो वहां पर कौन से वाक्य होते हैं? तो वहां पर आज्ञावाचक होते हैं। जैसे जैसे हमने कहा कि आप आइए, आप आइए, ठीक है। तो क्या कहा? आप आइए। कोई बाहर है और आप कहते हो कि आप आइए, तो क्या आपने उनको क्या की? एक तरह से प्रार्थना कर दी, क्योंकि भाई किसी को ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना। परंतु यदि आप कक्षा में जाते हो और आपका ही टीचर आपको क्या कहता है? आप सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो ये क्या है? ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। या फिर आप क्या करते हो? कई बार कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो? कोई चीज आपको लेनी है किसी से, तो वो भी क्या है? एक प्रार्थना के रूप में ऑर्डर करते हो, कृपया मुझे ये चीज दे दीजिए, या कृपया मुझे अपनी पुस्तक दे दीजिए। तो कृपया शब्द का प्रयोग भी आप आज्ञावाचक वाक्यों में
करते हो। तो ऑर्डर मतलब जहां पर आपको आदेश दिया जाए, तो आदेश जहां पर देने की बात आती है तो वहां पर क्या आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो नाम से ही आपका प्रकट होता है। नेक्स्ट आता है, चाहे आप कोई भी वाक्य इसमें ले सकते हो, क्या कि बाजार जाकर के फल ले आओ, बाजार जाकर के पुस्तकें ले आओ, स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ। मम्मी सुबह सुबह नहीं बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, या फिर बस आने वाली है जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। तो इस तरह के क्या होते हैं, वो ऑर्डर ही होते हैं बेटा, वो आज्ञा ही होती है जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं सुबह सुबह, परंतु बड़ी ही विनम्रता के साथ। वो क्या होती है, हमारी आज्ञा ही होती है। तो वो क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक। नेक्स्ट जो आता है हमारा इच्छावाचक, और कौन सा प्रकार है, पांचवा प्रकार है इच्छावाचक। अब इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं, अब नाम से तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इच्छा प्रकट होती है। तो क्या होता है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद आदि का भाव होता है तो वो क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इच्छा बुरी भी हो सकती है, कहो कि मैडम बुरी नहीं होती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या कर दिया, इच्छा जाहिर कर दी। जब तुम किसी के भी पैर छूते हो तो क्या कहते हैं, तुम दीर्घायु भाव, है ना, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो ये कैसे हैं ये, या फिर अभी जैसे तुम तैयारी कर रहे हो और अपने से बुजुर्गों के पैर छू, वो कहें कि जल्दी से आपको नौकरी मिले, है ना, तो ये क्या है, कंपटीशन को क्रैक कर जाओ। तो ये भी क्या है, इच्छा है हमारी। तो ये क्या है, इच्छा या आशीर्वाद जब आपको दिया जाता है तो वो क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। और जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है बेटा संदेहवाचक। अब संदेह में क्या होता है और कौन सा प्रकार है, छठा प्रकार है। तो इसमें क्या आता है आपका संदेहवाचक, संदेहवाचक। अब इसमें क्या जताया जाता है, किसी भी कार्य के होने में आपका संदेह प्रकट किया जाता है। और संदेह कैसा, जैसे अब आप क्या कहो, जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य के होने में संदेह हो वो वाक्य क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक। जैसे है शायद, देखो सुबह सुबह यदि आप उठे और आपको दिखा कि आज तो बारिश का मौसम है, तो क्या कहते हो कि संदेहवाचक, शायद आज वर्षा होगी। तो ये क्या कहा, भी शायद संभावना जता दी, भी संदेह कर दिया, भी शायद हो सकती है ना। शायद मैं कल दिल्ली चला जाऊं, तो ये भी क्या है, संदेह है, परंतु पक्का नहीं है कि भी मैं जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, संदेहवाचक। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका संकेतवाचक। अब जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उसमें आपका लगभग क्या रहता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या रहती है, निर्भर रहती है। संकेतवाचक, देखो पहली बात तो जहां पर कहीं ना कहीं संकेत, जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य के होने का संकेत मिलता है, और दूसरा क्या, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर रहती है। दूसरे मिश्रित वाक्य का ही एक रूप ये माने जाते हैं। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो क्या कह रहा है कि भाई यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार के वाक्य भी होते हैं। या फिर कोई संकेत यदि आपको किया जाता है तो वो भी यहाँ पर आपका संकेतवाचक वाक्यों में लिया जाता है। और अंतिम जो है हमारा विस्मयवाचक। अब विस्मयवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जहां पर जिन वाक्यों से आपको किसी की घृणा, आश्चर्य, ठीक है, उल्लास, हर्ष, खुशी, दर्द या आदि का जो भाव प्रकट होता है वे क्या कहलाते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें क्या लगा होता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है। जैसे कोई अच्छी सी बात आपने सुनी या कोई सुंदर सी चीज देखी तो वाह कितना सुंदर है, ठीक है, कितना सुंदर है। कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपने कहा कि छी छी, क्या कहा, छी छी कितनी बदबू आ रही है। तो इस तरह के वाक्यों का आप प्रयोग करते तो वो क्या कहलाते हैं,
विस्मयवाचक वाक्य आपके कहलाते हैं। तो बेटा हमारा जो वाक्य का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, और अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के हैं। विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, और साथ में हमारा क्या आता है, विस्मयवाचक। तो इसको बेटा आप अच्छे से नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।